अच्छा गाइस, ये जो कहानी है ये कहानी मिस सिमरा की कहानी है। और ये उस दौर की कहानी है। ये बताती है जब मैं 1992-93 में फर्स्ट ईयर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ा करती थी। और मेरा जो कॉलेज था ये मेरे घर से आप कह सकते हैं कि तकरीबन 5 या 10 फीट के फासले पे मौजूद था। यही वजह थी कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाइयों ने मेरा एडमिशन यहाँ पे करवा दिया था। मेरे साथ कोई ना कोई मुझे छोड़ने आया करता और वासी में भी अक्सर मेरा भाई मुझे लेने आया करता था। अच्छा, एक बात थी, लोग कहा करते थे कि मैं उस दौर में जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थी बहुत ज़्यादा हसीन और जमील थी। ख़ास तौर पे जो मेरे बाल थे वो बेहद लंबे, बहुत ही खूबसूरत बाल थे। और सच्ची बात यह कि जो भी मुझे एक दफ़ा देखता वो लाजमी दोबारा से पलट के मुझे ज़रूर देखा करता था। जब आपको पता हो या लोग आपको बार बार कहें कि आप खूबसूरत हैं, तो आप कुछ ज़्यादा ही अपने बारे में या अपनी खूबसूरती के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और एक तरह से अपने आप को उस दुनिया में ले जाते हैं जहाँ पे हमें हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसा मेरे साथ भी था। जब लोग मेरी तारीफ़ करते मुझे बहुत अच्छा लगता और अक्सर ऐसा होता कि मैं अपने बालों को खोल के रखती ताकि लोग देखें और मेरे बालों को देखने के बाद मेरी मज़ीद तारीफ़ कर सकें। अच्छा, बालों को खोलने के साथ साथ मैं अक्सर खुशबू का या परफ्यूम का इस्तेमाल किया करती थी। हालांकि मेरी अम्मी, मेरे घर वाले, ख़ास तौर पे मेरी खाला मुझे मना किया करते थे, लेकिन मेरे अंदर एक बात थी कि जब मैं अपनी पे आ जाती तो अपनी बात को मानती और तमाम लोगों की बातों को इग्नोर कर दिया करती। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं कॉलेज के अंदर मौजूद थी। मैं बहुत ज़्यादा तैयार हुई भी थी। मैंने बालों को वैसे ही खोल रखा था और बहुत ज़्यादा खुशबू का इस्तेमाल किया हुआ था। तो जो मेरी टीचर थी वो मुझे कहने लगी कि पीछे जहाँ पे हमारी लाइब्रेरी मौजूद है या जहाँ पे लैब मौजूद है, ज़रा वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे मेरी फ़ला फ़ला बुक रखी हुई है, वो बुक लेके वहाँ से मुझे ला के दे दो। अब ये बज़ाहिर एक छोटा सा काम था और जाहिर सी बात है टीचर थी, उनके काम को मैं वैसे भी मना नहीं कर सकती थी। खैर, मैंने उनके कहे हुए हुक्म के मुताबिक पीछे की तरफ जहाँ पे उनकी किताबें रखी हुई थी उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, बात ये थी कि ये दोपहर के तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था और आम तौर पे इतनी देर तक जो भी कॉलेज की लड़कियां हैं वो अपने अपने घरों को रवाना हो जाया करती थीं। और ऐसे हुआ कि जब मैं उस लैब नुमा एरिया में या लाइब्रेरी के अंदर आई तो मैंने जो मेरी टीचर्स की बुक्स थी उनको उठाया और उठाने के बाद जैसे ही मैं मुड़ी तो मुझे एहसास हुआ कि जब मैं मुड़ रही थी तो मुझे लाइब्रेरी के कॉर्नर में कोई दिखाई दिया था। ऐसा लगा जैसे कोई लड़की है जो लाइब्रेरी के अख्ताम पे या कॉर्नर में खड़ी हुई है और वो मुसलसल मुझे घूर रही है। अब जैसे ही मुझे इस तरह का एहसास हुआ तो मैंने पलट के जब उस तरफ दोबारा से देखा तो हैरान कुन तौर पे वहाँ पे अब कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि अगर कोई वाकई में वहाँ पे मौजूद होता तो उसको यहाँ से जाने या आने के लिए मेरे सामने से ही गुजरना पड़ता। खैर, इस बात को मैंने अपना वहम करार दिया और मैं वापस मुड़ी और सीधी टीचर के पास आ गई। अब आप यकीन करें कि जब मैंने टीचर्स को बुक्स दी तो बुक्स देने के बाद ही मुझे अपने सर में दर्द सा महसूस होने लगा। अच्छा, ये जो सर का दर्द था ये एग्जैक्टली बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो मेरा सर था उसके दरमियान में दर्द उठ रहा था और ये इस कदर शदीद दर्द था कि मुझे लग रहा था कि कुछ देर के अंदर अंदर मेरा दिमाग फटने वाला है। मुझे इससे पहले कभी भी इस तरह के दर्द का ना ही कोई एहसास हुआ था और ना ही मुझे कोई इस तरह का दर्द कभी भी हुआ करता था। खैर, मुझे लगा कि शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, उसी वजह से ये दर्द मुझे महसूस हो रहा है। अब मैं वहाँ से अपने भाई के साथ वापस अपने घर आ गई और जब मैं अपने घर आई, मैं अपनी अम्मी के पास आई तो उन्होंने मुझ पर ज़रा दम दुरूद किया और यकीन करें कि जैसे ही उन्होंने मुझ पर दम दुरूद किया तो मेरा ये जो दर्द था ये देखते ही देखते ख़त्म हो गया। मेरा और मेरी अम्मी का यही ख्याल था कि वाकई में नज़र वगैरह लग गई होगी जिसकी वजह से मुझे दर्द महसूस हो रहा था। अब बज़ाहिर ये जो बात थी ये एक छोटी सी बात थी और इसी तरह होने लगा कि अक्सर मुझे मगरिब के टाइम या उसके बाद एकदम से सर में दर्द शुरू हो जाता और जैसे ही मेरी अम्मी मुझ पे दम दुरूद करती तो मेरा ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता करके जाता रहता। हालांकि एक छोटी सी बात थी, लेकिन मेरे घर वाले थोड़ा सा परेशान थे और उन्होंने मुझे मुख्तलिफ डॉक्टर्स को भी दिखाया। जब डॉक्टर्स को दिखाया गया तो उनके मुताबिक ऐसा कोई मसला मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद नहीं था।
उनका ये कहना था कि शायद पढ़ाई की ज़्यादती की वजह से या स्ट्रेस की वजह से इसके सर में दर्द हुआ करता है। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत सारी बातें थी जो मैंने महसूस करना शुरू की थी। यानी जब मेरे बाल बंधे हुए होते या मैंने मेकअप वगैरह नहीं किया होता, या आप कह सकते हैं कि मैं नॉर्मल हुलिये में घर के अंदर मौजूद होती, तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता। और जब मैं बाल खोलती या मैं तैयार वगैरह हो जाती तो ये जो दर्द था देखते ही देखते ख़त्म हो जाता। अब तक मेरा यही ख्याल था कि शायद बालों को बांधने की वजह से मेरे सर में दर्द हुआ करता है। ज़ाहिर सी बात है, आप मुख्तलिफ बहाने, मुख्तलिफ हीले वसीले तलाश करते हैं और बातों को एक दूसरे के साथ एसोसिएट करने की कोशिश किया करते हैं। अब ऐसा होने लगा कि रात को, यानी कि जब मैं सोने के लिए लेटती, तो ज़ाहिर सी बात है जब आप सोने के लिए लेटते हैं तो आपको अपने बालों को बांधना पड़ता है। तो मैं अपने बालों को बांधती और जैसे ही मैं अपने बालों को बांधती तो दोबारा से दर्द शुरू हो जाता। अब आम तौर पे इस सिनेरियो में मेरी अम्मी मेरे साथ बैठ जाती और मेरे सर पे मुसलसल हाथ फेरती चली जाती, और जो भी दम दुरूद वो किया करती थी वो रोज़ाना मेरे ऊपर किया करती थीं। अब उसका जो रिज़ल्ट था वो ये रिज़ल्ट था कि देखते ही देखते मेरा दर्द ख़त्म हो जाता और मैं नींद की वादी में जाती चली जाती। इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 या ढाई बजे का टाइम था। मेरी एकदम से आँख खुली और मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है, मेरा जो कमरा था इसकी सारी लाइट्स बंद थीं और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सर पे मुसलसल कोई हाथ फेर रहा है। और ये बड़ी नॉर्मल सी बात थी। अक्सर मेरी अम्मी मेरे बराबर में बैठ जाती और काफ़ी देर तक मेरे सर पे मसाज किया करती। अब तक मैं यही समझ रही थी कि मेरी अम्मी मेरे बराबर में मौजूद हैं और ये उनका हाथ है और वो मेरे सर पे मुसलसल हाथ फेरती चली जा रही हैं। लेकिन आप यकीन करें कि जब आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने उस वजूद के ऊपर गौर करना शुरू किया तो ये जो वजूद था ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई 7 या 8 फीट के दरमियान कोई बहुत ही लंबी, बहुत ही कोई चौड़ी औरत है जो मेरे बेड पे मेरे बिल्कुल बराबर में बैठी हुई है। और अब जबकि मैंने उस हाथ के ऊपर भी गौर करना शुरू किया तो इस हाथ के ऊपर जो उंगलियां मौजूद थीं ये बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ही मोटी मोटी उंगलियां थीं। और अब मुझे एहसास हो रहा था ये जो हाथ है ये कतई तौर पे मेरी अम्मी का हाथ नहीं हो सकता। इसी दौरानिए में जब उस औरत ने एग्जैक्टली मेरी आंखों में आंखें डालना शुरू की और इस अंधेरे में जब मैंने उसकी आंखों पे गौर करना शुरू किया तो आप यकीन करें इस अंधेरे में उसकी जो आंखें थीं वो कुछ इस तरह से चमकना शुरू हो चुकी थीं जैसे कि उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी है जो इस अंधेरे में निकल के मेरी आंखों में जाती चली जा रही है। एक अजीब सूरत हाल थी। मैं अपने मुंह से आवाज़ निकालना चाहती थी, मैं अपनी अम्मी को पुकारना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे हैं और मैं लाख कोशिश के बावजूद ना ही कुछ अल्फाज अदा कर पा रही हूँ, ना ही अपनी अम्मी को आवाज़ दे पा रही हूँ। खैर, अल्लाह जानता है कि तकरीबन 5 या 7 मिनट तक वो औरत मुसलसल मेरे बराबर में ऐसे ही बैठे रही, और ना सिर्फ बैठे रही बल्कि वो मेरे सर पे मुसलसल हाथ फेर रही थी। मुझे नहीं पता कि वो मेरी वेल विशर थी या जो भी मखलूक थी, लेकिन मैं इस औरत को हरगिज़ नहीं जानती थी। खैर, तकरीबन 5 मिनट के बाद अल्लाह अल्लाह करके जब मेरी ज़बान से कुरानी आयत अदा होना शुरू हुई तो तब कहीं जाके ऐसा लगा जैसे ये जो औरत है देखते ही देखते हवा में तहलील होना शुरू हो चुकी है। और ऐसा ही था कि अगले 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे में कोई मौजूद ही नहीं था। खैर, मैं खड़ी हुई। खड़े होने के बाद जब मैं कमरे से बाहर आई और मैंने अपनी अम्मी को जाके उठाया और ये सारा का सारा वाक़या बताया तो उन्होंने मुझ पर दोबारा से दम दुरूद किया और उसके बाद मुझे हमारे इलाके की जो एक करीबी मस्जिद थी वहाँ ले जाया गया। मुझे नहीं पता कि मेरी अम्मी की और उन इमाम साहब की क्या बातचीत हुई, लेकिन हाँ, उन इमाम साहब ने मुझे कह दिया था कि 40 दिन तक आपको मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर आपने मेरी बात मान ली और 40 दिन तक ऐसा कर लिया तो इंशाल्लाह आप इस सूरत हाल से बाहर निकल के आ जाएंगी और जो कुछ आपके साथ हो रहा है ये होना बंद हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि जैसे जैसे ये इमाम साहब कह रहे थे हम वैसे वैसे दम दुरूद किया करते थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि ये दम दुरूद करने से या ये सब कुछ पढ़ने से मेरी जो सूरत हाल थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके नॉर्मल होना शुरू हो गई। अल्लाह का शुक्र है कि एक अरसे के बाद जब मैं मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हो चुकी थी
तो सबसे पहले मैंने अपने बालों को, जो कि बेहद लंबे थे, थोड़ा सा कटवाया और कटवाने के बाद मैंने बालों को खोलना मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया था। ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये वाक़या अब से तकरीबन 22 या 24 साल पुराना है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दौर में मेरी जो आधी फैमिली थी वो कोयटा के अंदर रहा करती थी, जबकि जो बाकी फैमिली थी वो यहाँ पे कराची में बल्दिया टाउन के अंदर मुकीम थी। तो अक्सर ऐसा होता था कि हमें अपने फैमिली के काम से, किसी भी फंक्शन की वजह से या किसी भी काम से हमें कोयटा जाना होता था। और जब हम वापस आते थे तो कभी रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, इवन के 2-2 बजे तक वापस आया करते थे। इत्तेफाक ये था कि जब भी मेरा वहाँ पे जाना हुआ तो मेरे साथ कोई ना कोई मौजूद हुआ करता था। लेकिन जब ये किस्सा, ये कहानी मेरे साथ पेश आई थी, इत्तेफाक से जो मेरी मदर थी उनकी आते आते तबीयत ख़राब हो गई। अब पहले मेरा भी ये प्लान था कि मैं उनकी तबीयत की वजह से कोयटा के अंदर रुक जाता हूँ, लेकिन मेरे बाबा ने कहा कि तुम वहाँ पे चले जाओ, तुम्हारी बहन और तुम्हारा भाई वहाँ पे अकेले हैं। खैर ये जो बात थी बिल्कुल माकूल बात थी। ज़ाहिर सी बात है, मेरे फादर थे, उनको फ़िक्र थी कि उनके बच्चे कराची के अंदर अकेले मौजूद हैं। जब मैं कोयटा से निकला तो मेरा ख़्याल है कि शाम के 5-6 बजे का टाइम था और मेरा ख़्याल था कि 12-1 बजे तक मैं अपने घर खैरियत से पहुँच जाऊँगा, क्योंकि आमतौर पर 7 या 8 घंटों में आप बआसानी कोयटा से कराची पहुँच सकते हैं। लेकिन इत्तेफाक से जब मैं अपनी गाड़ी लेके निकला तो शुरू में ही, जब यानी मैंने आधे या पौन घंटे का सफ़र किया था, तो मेरी गाड़ी ने झटके लेना शुरू कर दिए। ये इंटीमेशन थी कि मेरी गाड़ी ख़राब होने वाली है या मेरा अभी इतनी रात में इस गाड़ी को लेके अकेले सफ़र करना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे फ़िक्र थी कि मुझे जैसे तैसे करके कराची पहुंचना है और कराची पहुंचने के बाद अपने बहन भाइयों के पास जाके वहीं पर रुकना है। वहाँ पे जो करीबी मैकेनिक था, मेरी उससे सलाम दुआ हुई, मैंने उसको गाड़ी दिखाई, उसने चेक की और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 15-20 मिनट के अंदर अंदर ये जो गाड़ी थी, इसका जो भी फॉल्ट था वो दूर हो गया। मैकेनिक के मुताबिक गाड़ी मुकम्मल तौर पे ठीक थी और अब इसको सफ़र के लिए या अपनी मंजिल पे जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। अब जब मैं गाड़ी लेके निकला तो मेरा ख्याल है कि रात के तकरीबन 8-8:15 बजे का टाइम था और अब मुझे लग रहा था कि मैं रात के 2-3 बजे कराची में एंटर होऊंगा। मसला ये नहीं था कि मैं इतनी रात में कराची जा रहा था, मसला ये था कि जो बीच का हिस्सा था, कुछ एरिया इस तरह का था जो कि बहुत दूर दूर तक, जहाँ पे आबादी मौजूद नहीं थी, जो मुकम्मल तौर पे सुनसान या वीरान हुआ करता था। खैर जब मैं गाड़ी लेके निकला, मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैंने सोचा कि मैं इंशाल्लाह पहुँच के अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दूँगा। जैसे कि उस दौर में PTCL या इस तरह के फ़ोन मौजूद हुआ करते थे, तो कॉल करके आप अपने घर वालों को खैरियत से पहुंचने का बता सकते थे। जब मैं कराची के अंदर एंटर हुआ, यानी आप कह सकते हैं कि कराची की हुदूद शुरू हुई, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2:45-3 बजे का टाइम था और ऐसा लग रहा था जैसे दूर दूर तक ना ही कोई बंदा मौजूद है, ना ही किसी बंदे का नामो निशान मौजूद है। मुकम्मल तौर पे सुनसान वीरान सड़क थी और जैसे जैसे मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा था तो अब मुझे पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। गाड़ी चलाते चलाते एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी गाड़ी में पीछे की तरफ, यानी जहाँ पे पैसेंजर्स बैठा करते हैं, एकदम से कोई मूवमेंट हुई है। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है या हो सकता है कि हवा की वजह से इस तरह की आवाज़ महसूस हुई हो, लेकिन जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई सफ़ेद सा शेड है जो मुझे एकदम से जाता हुआ या गुजरता हुआ नज़र आया है। यह भी हो सकता था कि बाहर की तरफ जो इक्का दुक्का लाइट्स थी या हल्की फुल्की जो रोशनी थी, उनकी वजह से ये शेड मुझे नज़र आया हो। खैर जैसे ही मैंने फिर दोबारा से आगे देखना शुरू किया तो फिर दोबारा मेरी गाड़ी ने झटके लेना शुरू किए। अब जैसे ही इस गाड़ी ने झटके लेना शुरू किए तो अब मेरा जो खौफ था ये मुकम्मल तौर पे बढ़ चुका था और अब मुझे लग रहा था जैसे कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होने वाला है। ऐसा ही हुआ कि मुश्किल से 2 या 3 मिनट का मैंने मज़ीद सफ़र तय किया और फिर मेरी गाड़ी उस मुकम्मल तौर पे सुनसान वीरान रोड पे खड़ी हुई थी, जिसे आमतौर पे हब रिवर रोड के नाम से जाना जाता है।
اب جیسے ہی میری گاڑی رکی میں اپنی گاڑی سے باہر نکلا اور جیسے کہ عام طور پہ آپ اپنی گاڑی کا بونٹ اٹھاتے ہیں، بونٹ اٹھانے کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں، اپنے طور پہ جو بھی فالٹ ہیں، جو بھی پرابلمز ہیں ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے ہی جب میں باہر آیا، باہر آنے کے بعد اپنے طور پہ ایک ایک کر کے جتنے بھی پوائنٹس تھے یہ سارے کے سارے جب میں نے چیک کرنا شروع کیے تو میرے خیال میں اس گاڑی کے اندر کسی بھی قسم کا فالٹ موجود نہیں تھا۔ پھر کیا وجہ تھی کہ میری گاڑی اس اندھیرے میں اس ویران سڑک پہ نہ صرف رک چکی تھی بلکہ مسلسل ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ساتھ میرا جو خوف تھا یہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ابھی جب کہ میں بونٹ کو نیچے رکھنے ہی والا تھا مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے کی طرف سے، یعنی جہاں پہ میں کھڑا ہوا تھا، کسی نے چلنا شروع کیا ہے۔ جیسے جیسے وہ وجود آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے اس کے قدم رکھنے کی آواز بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور ایک لمحہ ایسا آیا کہ یہ جو آواز تھی یہ پیروں کی آواز سے پائل یا گھنگرو کی آواز میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اب لگ رہا تھا میرے پیچھے جو بھی موجود ہے اس نے کم از کم پائل یا گھنگرو پہن رکھے ہیں۔ جیسے جیسے وہ زمین پہ قدم رکھتی تھی ویسے ویسے ایسا لگ رہا تھا میری جان نہ صرف نکلتی چلی جا رہی ہے بلکہ شاید میری زندگی کا آخری وقت آ چکا ہے۔ آپ یقین کریں کہ جیسے ہی میں نے پلٹ کے پیچھے کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے لال کلر کا لباس پہن رکھا ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس نے ٹریڈیشنل جیسے گاؤں کی عورتیں لباس پہنتی ہیں اس طرح کا لباس پہنا ہوا تھا، لیکن وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ حالانکہ اس نے اتنا زیادہ زیور یا اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کی تھیں، لیکن اس کے اندر ایک بلا کی کشش موجود تھی کہ میں لاکھ چاہنے کے باوجود بھی اس کے اوپر سے یا اس کے وجود پہ سے اپنی نظروں کو نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اسی دورانیے میں جب میں نے مکمل طور پہ اس کے بالوں سے لے کے اس کے پورے جسم کا جائزہ لینا شروع کیا، اور جب بات اس کے پاؤں تک پہنچی جن پاؤں سے مجھے مسلسل گھنگرو اور پائل کی آواز آ رہی تھی، تو جب میری نظر اس عورت کے پیروں پہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس کے جو پیر ہیں وہ نہ صرف الٹے ہیں بلکہ بے تحاشا لمبے لمبے کالے کالے بال اس کے پاؤں، پنجوں اور انگلیوں پہ موجود تھے۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے میری جان نکلنے ہی والی ہے۔ اب میں نے سوچا کہ میں کلمہ پڑھوں اور اس دنیا سے رخصت اختیار کروں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو آپ کو بچانا ہوتا ہے تو وہ ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کا دماغ کام نہیں کرتا۔ اسی لمحے میں، اسی سیکنڈ میں، اسی وقت میں ایک دم سے مجھے ہارن کی آواز آنا شروع ہوئی۔ یہ جو آواز تھی یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پولیس کے ہارن کی یا اس کے سائرن کی آواز ہے، اور کوئی پولیس موبائل ایگزیکٹلی میری گاڑی کے پیچھے آ کے رک چکی ہے۔ اب جب میں نے اس پولیس موبائل کو یا جو بھی وہ لوگ تھے ان کو دیکھا تو ایک دم سے میری جان میں جان آنا شروع ہوئی۔ ان کو دیکھنے کے بعد جب میں نے دوبارہ سے اس طرف دیکھنا شروع کیا جس طرف وہ لڑکی کھڑی ہوئی تھی، تو آپ یقین کریں کہ اب وہاں پہ نہ ہی وہ لڑکی موجود تھی اور نہ ہی لگ رہا تھا جیسے اب سے کچھ دیر پہلے وہ لڑکی یہاں پہ کھڑی رہی ہوگی۔ کچھ دیر تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ سراسر حقیقت تھی یا میری خام خیالی تھی۔ خیر، جب وہ پولیس والے اپنی گاڑی سے نکل کے باہر میرے سامنے آئے اور جب میری ان سے سلام دعا ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم اتنی رات میں اس اندھیرے میں اس ویران جگہ پہ گاڑی روک کے کیا کر رہے ہو؟ جب میں نے ان کو بتایا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ یہاں پہ تو کوئی عورت موجود نہیں ہے، ہو سکتے کہ تمہارا خیال ہو یا تمہارا وہم ہو۔ خیر، ان کے کہنے کے بعد جب میں نے اپنی گاڑی کو اسٹارٹ کرنا شروع کیا تو آپ یقین کریں کہ پہلی کوشش میں ہی گاڑی نہ صرف اسٹارٹ ہو گئی بلکہ واقعی میں ایسا لگ رہا تھا جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ سراسر میرا وہم تھا۔